नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो कि समाजशास्त्र प्रथम का द्वितीय अध्याय था आपका। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यानी पाठ का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 आपको पढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, और बच्चों मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको पार्ट 2 में माल्थस का जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये पार्ट 2 हमारा है माल्थस का जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो देखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण हैं, यानी जो जनसांख्यिकी संक्रमण है अर्थात जनसंख्या वृद्धि, तो इसका सिद्धांत यानी माल्थस ने जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया है। तो आप कह सकते हैं कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण हैं। माल्थस ने जनसंख्या संक्रमण के 3 सिद्धांत बताए हैं। एक प्रथम सिद्धांत यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, या आप इसको कह सकते हैं प्राथमिक सिद्धांत, द्वितीयक सिद्धांत और तृतीयक सिद्धांत। तो इनके अनुसार प्राथमिक सिद्धांत क्या होता है देखेंगे बच्चों। प्रथम चरण जो होता है इसमें जन्म एवं मृत्यु दर उच्च होती है, यानी माल्थस की जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत जो इसका प्रथम चरण होता है बच्चों, प्रथम चरण में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र आप टारगेट करते हैं जहां पर जनसंख्या जो होती है, एक सीमित क्षेत्र जहां जनसंख्या कि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। अब बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जन्म लेने वाली बच्चों की संख्या को हम जो उस क्षेत्र की जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर इसका जस्ट उल्टा हो जाती है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र की मृत्यु दर कहलाती है। तो जो प्रथम चरण होता है माल्थस के अनुसार जनसांख्यिकी संक्रमण का प्रथम चरण होता है बच्चों, इसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं प्रथम चरण में। ठीक है, दोनों जन्म दर और मृत्यु दर, किसी क्षेत्र की जो जन्म दर होती है और मृत्यु दर होती है दोनों उच्च होती है। और इसके साथ कह सकते हैं आप कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर जो होती है दोनों उच्च होती हैं, जिसके कारण जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की सेवाएं उपयुक्त रूप से यानी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ मृत्यु दर भी बढ़ती है। किस कारण से? स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण यहाँ की मृत्यु दर भी तीव्र गति से बढ़ती है। तो उसके बाद में कह सकते हैं जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है बच्चों, तो यहाँ अशिक्षा और आय के कम स्रोत होते हैं, यानी अशिक्षा, व्यक्ति अशिक्षित रहता है, क्योंकि यदि जनसंख्या सीमित है तब तो सभी बच्चों को, एक परिवार में यदि बच्चों की संख्या सीमित है तब तो उनको उचित शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यदि जनसंख्या असीमित है तो उनको उचित शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसे परिवारों में जो प्रथम चरण जनसांख्यिकी संक्रमण का प्रथम सिद्धांत होता है उसमें अशिक्षा पाई जाती है और आय के कम स्रोत होते हैं। आय के कम स्रोत यानी खर्च उनके पास अधिक होता है और आय के स्रोत कम होते हैं। इसके अंतर्गत जो प्राथमिक चरण होते हैं यानी प्रथम चरण होते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण के, इसमें किन देशों को सम्मिलित किया गया है? अल्प विकसित देश जैसे अफ्रीका, यानी वे देश जो अभी अल्प विकसित है, विकास की राह पर चले हैं, केवल कह सकते हैं आप अल्प विकसित हैं, तो उन्हें जैसे अफ्रीका, ऐसे देशों को प्राथमिक चरण में सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों समझ में आया कि प्राथमिक चरण में क्या होता है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत जो प्राथमिक चरण होता है उसमें किसी क्षेत्र की जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है तथा वहां पर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण वहां के लोगों में अशिक्षा पर्याप्त होती है और आय के कम स्रोत होते हैं, इन लोगों के आय के स्रोत कम होते हैं। ये समस्याएं अल्प विकसित देशों में पाई जाती हैं, जैसे आप कह सकते हैं अफ्रीका। समझ में आया प्राथमिक चरण क्या हुआ। अब दूसरा चरण हम देखते हैं बच्चों, हमारा दूसरा चरण क्या है? द्वितीय चरण है। तो देखते हैं द्वितीय चरण में क्या होता है कि जन्म दर ऊंची एवं मृत्यु दर निम्न होती है, यानी ऐसे जो देश होते हैं या ऐसा जो जनसांख्यिकी संक्रमण का दूसरा सिद्धांत होता है, इसमें जन्म दर जो होती है, किसी क्षेत्र की जन्म दर वो बहुत ऊंची होती है किंतु मृत्यु दर वहां की निम्न होती है। किस कारण से? जनसंख्या विस्फोट, यानी यह जनसंख्या विस्फोट भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के कारण यहाँ की जो जन्म दर होती है वो ऊंची होती है और मृत्यु दर कम होती है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में निरक्षरता एवं अज्ञानता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जन्म दर बहुत अधिक होती है, मृत्यु दर बहुत कम होती है, निम्न होती है, वहां पर निरक्षरता एवं अज्ञानता अधिक पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण सबको यानी पर्याप्त मात्रा में शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी ऐसे परिवार भी होते हैं जिनमें जनसंख्या अधिक होने के कारण सबको सुचारू रूप से शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन परिवारों में निरक्षरता एवं अज्ञानता पाई जाती है। ठीक है, कह सकते हैं आप।
और ये कार्यशील जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी ये जनसंख्या जो होती है वो अशिक्षित होती है, जो केवल श्रम कर सकती है, यानी श्रम करने वाली जनसंख्या होती है, जिसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जो श्रम करके अपना जीवन यापन करती है। तो इसमें जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है तो कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि होती है, यानी जो कह सकते हो श्रमिक होते हैं, यानी सबको पढ़ाया नहीं जा सकता, सबको रोजगार नहीं मिल सकता, इसमें जो कार्यशील जनसंख्या होती है अर्थात खेतों में कार्य करने वाले या कह सकते हो दूसरों के यहाँ नौकरी पर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या, कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो उसकी वृद्धि होती है। ऐसे में कौन से देशों को सम्मिलित किया जाता है? विकासशील देश, यानी ऐसी स्थिति में विकासशील देशों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान, ये विकासशील देश हैं। तो द्वितीय चरण में बच्चों हम जानेंगे कि जनसांख्यिकी संक्रमण का दूसरा चरण हमारा क्या होता है, जिसमें जन्म दर ऊंची एवं मृत्यु दर निम्न होती है, यानी जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर निम्न होती है तथा जनसंख्या विस्फोट के कारण यहाँ निरक्षरता एवं अज्ञानता दोनों पाई जाती हैं। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि होती है, यानी आज जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कार्यशील जो जनसंख्या होती है अर्थात श्रमिक वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि पाई जाती है, और ये समस्याएं विकासशील देशों में पाई जाती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के देशों में। समझ गए? ठीक है। अब बच्चों हमारा तीसरा जो चरण है आप देखेंगे, तीसरा चरण जिसको आप कह सकते हैं तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में क्या होता है, जन्म एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है, यानी जो तीसरा चरण माल्थस का जनसांख्यिकी संक्रमण का तीसरा चरण होता है तो उसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती हैं। ठीक है, दोनों सीमित मात्रा में होती हैं, क्योंकि इसमें चिकित्सा की भरपूर उपलब्धता होती है। ठीक है, यानी ऐसे देश जिनमें चिकित्सा की सुविधाएं भरपूर रहती हैं ऐसे देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों बहुत ही निम्न होती हैं। शिक्षित एवं जागरूक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो होती है मृत्यु दर और जन्म दर निम्न होती है, इसलिए बराबर स्टेटस लगा रहता है। यहाँ के लोग जो शिक्षित और जागरूक होते हैं, जिसके कारण वे जनसंख्या वृद्धि के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सीमित परिवार की अवधारणा बनाए रखते हैं। तो ऐसे में शिक्षित एवं जागरूक व्यक्तियों का कह सकते हो बोलबाला होता है। ऐसे में कौन से देश, यानी तृतीय चरण में कौन से देश सम्मिलित है? विकसित देश, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि, इस तरीके के देश जो है हमारे तृतीय चरण में सम्मिलित हैं। तो बच्चों ये हमारा तीसरा चरण है, जिसमें जन्म एवं मृत्यु दर, किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। इसमें चिकित्सा की भरपूर उपलब्धता पाई जाती है, जिसके कारण बच्चे भी जन्म लेते हैं, किंतु मरने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कह सकते हैं आप कि डॉक्टरी सहायता से उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखरेख हो जाती है, जिसके कारण मृत्यु का जो प्रतिशत है मृत्यु का वो कम हो जाता है। और इसमें शिक्षित एवं जागरूक व्यक्ति अधिक होते हैं, और ये जो व्यक्ति होते हैं ये विकासशील देश यानी विकसित देशों में ये अवधारणाएं पाई जाती हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब विकसित देश हैं। इसमें तृतीय चरण के अंतर्गत ये देश आते हैं। तो बच्चों माल्थस के अनुसार जनसांख्यिकी या जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण थे, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तीनों चरणों के बारे में मैंने विधिवत आपको बताया है। तो अब बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। तो अगला प्रश्न बच्चों बताने से पहले एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से रोचक जानकारियां देता रहूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न बनता है, जनसंख्या की संकल्पनाएं क्या हैं, यानी जनसंख्या की संकल्पनाएं क्या हैं या जनसंख्या की जो संकल्पना है वो कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले किसी क्षेत्र की जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ही उस क्षेत्र की जन्म दर कहलाती है। मैंने कई बार बताया, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जन्म दर किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले यानी जो नवजात शिशु होते हैं उन बच्चों की संख्या ही उस क्षेत्र की जन्म दर कहलाती है। और दूसरा हमारा है मृत्यु दर क्या है? तो शेष वही प्रक्रिया इसमें भी लगती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले, यहाँ पर आप कह सकते हैं मरने वाले, जो मृत्यु जिनकी हो जाती है, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र की मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है? तो देखिए मृत्यु दर तथा जन्म दर के बीच में जो अंतर पाया जाता है कह सकते हैं मृत्यु दर और जन्म दर के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक दर क्या है कि किसी क्षेत्र की मृत्यु दर तथा जन्म दर के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। समझ में आई बात? अगला है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन स्तर से क्या तात्पर्य है? तो वर्तमान पीढ़ी
तथा पिछली पीढ़ी के मरने के बाद, यानी जो हमारी वर्तमान पीढ़ी होती है वो पिछली जो हमारी बुजुर्गों की पीढ़ी होती है उनके मरने के बाद जो उनकी भरपाई करती है वही हमारी प्रतिस्थापन स्तर कहलाती है। ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर का अर्थ होता है जो खाली शेष घर में स्थान है उसको भरना, अर्थात जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु के बाद जो नवजात शिशु उनके स्थान पर उनके स्थान की को पूरा करता है, अर्थात खाली स्थान को पूरा करता है, वही हमारा प्रतिस्थापन स्तर कहलाता है। समझ गए। अब देखिए प्रजनन दर क्या है। 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या के पीछे जन्म देने वाली महिलाएं ही प्रजनन दर कहलाती हैं। यानी 15 से, क्योंकि महिलाओं में जो प्रजनन दर होती है वो 15 से 50 वर्ष की आयु के मध्य होती है, इसलिए 15 से 50 वर्ष की आयु और वर्ग में प्रति 1000 की संख्या के पीछे जन्म लेने वाली, यानी बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं ही प्रजनन दर कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, मातृत्व मृत्यु दर क्या है। मातृत्व मृत्यु दर, इसमें कह सकते हैं प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान मृत महिलाएं ही मातृत्व मृत्यु दर होती है, ये कहलाती है। यानी जो प्रति 1000 जनसंख्या, यानी कह सकते हैं ऐसी माताओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रसव होने के दौरान, यानी कह सकते हैं कि उनकी डिलीवरी होने के पश्चात या प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी संख्या को हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। जो प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या ही मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। समझ गए बच्चों। अब देखिए पराश्रितता अनुपात क्या है। पराश्रितता का अर्थ होता है जो दूसरों पर आश्रित हों, अर्थात दूसरों पर निर्भर हों। ठीक है, उनको कहते हैं पराश्रितता। और पराश्रितता का संबंध किससे है। किसी परिवार के वृद्ध व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परिवार की स्त्रियां वो भी दूसरों, और परिवार की लड़कियां तथा छोटे बच्चे, ये सब क्या होते हैं, पराश्रित होते हैं, अर्थात दूसरों पर आश्रित होते हैं। समझ गए। तो ये पराश्रितता अनुपात कहलाता है। समझ गए बच्चों। तो ये हमारी जनसंख्या की संकल्पनाएं हैं। अब आगे बच्चों हम देखते हैं महामारियां, या महामारी किसे कहते हैं। महामारी, इसमें देखिए महामारी ये ऐसी बीमारियां हैं जो विस्तृत रूप से फैलती हैं। यानी महामारी ये ऐसी बीमारियां हैं जो विस्तृत रूप से फैलती हैं तथा लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये ऐसी बीमारी होती है जो विस्तृत रूप से, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से फैलती है और लाखों लोगों को वहां को प्रभावित करती है। जैसे विश्व युद्ध के दौरान स्पेन में इन्फ्लुएंजा फैला था। इन्फ्लुएंजा एक वायरस था या खतरनाक बीमारी थी। इस रोग से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, तो इसे महामारी कहते हैं। यानी महामारी क्या है, यह एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत कम समय में एक विस्तृत क्षेत्र को बहुत तीव्र गति से प्रभावित करती है तथा इसमें लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। जैसे मैंने बताया उदाहरण में, विश्व युद्ध के दौरान स्पेन में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैली थी जिसने लाखों लोगों की संख्या में मृत्यु हो गई थी। और वर्ष 1918 से 19 में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से भारत में लगभग 125 लाख लोग मारे गए थे, जो कि देश की जनसंख्या का लगभग 5% थी। यानी ये जो मृत्यु 125 लाख लोग जो मारे गए थे भारत में, ये देश की जनसंख्या का लगभग 5% जनसंख्या थी, जो कि सन 1918 से 19 के बीच में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से भारत में इन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो समझ गए महामारी क्या कहलाती है। ठीक है, ये महामारी की परिभाषा हुई। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न, अकाल किसे कहते हैं। अकाल क्या होता है या अकाल की परिभाषा क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों इसको जानने से पहले हम एक बार पुनः कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे लाइक्स और शेयर करते रहें तथा कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों अब आगे हम देखते हैं अकाल किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो अकाल देखिए, अकाल एक ऐसी भयावह समस्या होती है जिसमें खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है। यानी अकाल एक ऐसी भयावह समस्या होती है जिसमें खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है तथा खाद्य आपूर्ति के उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, अकाल के अंतर्गत खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है, यानी खाने की वस्तुएं कम पड़ जाती हैं तथा खाद्य आपूर्ति के उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अकाल के प्रकार, अकाल कितने प्रकार का होता है। अकाल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अकाल के बारे में बताया कि अकाल एक ऐसी भयानक समस्या होती है जिसमें खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि अकाल पड़ने पर अकाल जैसे सूखा होता है, महामारी होती है और अत्यधिक वृष्टि होती है। वृष्टि मतलब वर्षा, अत्यधिक वर्षा हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, चक्रवात आ जाना। तो ऐसी जो समस्या अचानक उत्पन्न होती है किसी क्षेत्र को जिसमें उत्पादन
पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण खाद्यान्न की वस्तुएं कम हो जाती हैं और लंबी समय तक खाद्यान्न के उत्पादन की क्षमता दिखाई नहीं देती है, जिसे हम अकाल कहते हैं। अकाल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्राकृतिक अकाल और दूसरा होता है मानव निर्मित अकाल। ठीक है बच्चों, अकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक प्राकृतिक अकाल और दूसरा मानव निर्मित अकाल। तो अब हम देखते हैं बच्चों प्राकृतिक अकाल क्या होता है। प्राकृतिक अकाल प्रकृति जोखिम का परिणाम होता है। प्रकृति यानी प्राकृतिक अकाल आप कह सकते हैं या प्रकृति के जोखिम का परिणाम होता है, अर्थात जो हम प्रकृति जिस माध्यम से समाज में कह सकते हो अपने क्रूर हाथों से जो तांडव करती है या जो प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न करती है, उसे हम प्राकृतिक अकाल कहते हैं। यानी जो कह सकते प्रकृति के माध्यम से फैलता है, जैसे सूखा, अत्यधिक वृष्टि, ओलावृष्टि, इस प्रकार, या कह सकते हो सुनामी, चक्रवात, तूफान, इससे जो प्रकृति के द्वारा कह सकते हैं आप, यानी इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे हम प्राकृतिक अकाल कहते हैं। इससे जो होने वाले हानि होती है, जिससे एक क्षेत्र की, यानी एक निश्चित क्षेत्र की, या कह सकते हो विस्तृत क्षेत्र की, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर खाद्यान्न की जो वस्तुएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो फसलें होती हैं, उत्पादन जो होता है लोगों का वो नष्ट हो जाता है और लंबे समय तक उत्पादन की क्षमता दिखाई नहीं देती है या उत्पादन दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण अकाल पड़ जाता है। यानी व्यक्तियों को खाने के लिए लंबे समय तक भूख से जूझना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अकाल, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा समाज में फैलाया जाता है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा इत्यादि, ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक अकाल कहलाता है, यानी जिसका माध्यम प्रकृति के द्वारा होता है, तो वो होता है प्राकृतिक अकाल। और दूसरा क्या है? मानव निर्मित अकाल। अब मानव निर्मित अकाल क्या होता है कि मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों से होता है। यानी मानव द्वारा कौन से क्रियाकलाप? जो मानव निर्मित अकाल होता है वो मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों से फैलता है, अर्थात जैसे कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना तथा संचार और परिवहन की वस्तुओं से, यानी जो निकलने वाला धुआं होता है, इससे भी प्रकृति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से हमारी भूमि जो होती है वो बंजर हो जाती है। जब हम कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं तो जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाती है और वो अकाल, भविष्य में अकाल पड़ने की संभावना हो जाती है। और कह सकते हैं आप मानव निर्मित अकाल के अंदर वनों की अंधाधुंध कटाई, जिसके कारण मौसम परिवर्तित होते रहते हैं और वनों के कटने से कह सकते हैं जो पर्यावरण होता है वो प्रदूषित होता है, वर्षा की अल्पता पाई जाती है और ऐसी स्थिति में भविष्य में अकाल पड़ने की संभावना बनी रहती है। तो मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप जिनसे भविष्य में उत्पादन की क्षमता पर कह सकते हो प्रभाव पड़ता है, वे सब मानव निर्मित अकाल कहलाते हैं। और प्राकृतिक अकाल बच्चों क्या होते हैं कि प्रकृति द्वारा होने वाली वो अकस्मात घटनाएं जिनसे उत्पादन के साधनों पर प्रभाव पड़ता है, यानी लंबी समय तक उत्पादन की आस नहीं रहती है, ऐसे अकाल को हम प्राकृतिक अकाल कहते हैं, जो अचानक प्रकृति के द्वारा क्रूर हाथों से फैलाया जाता है। और मानव निर्मित जो धीरे धीरे मनुष्य अपने हाथों से जिसका निर्माण करता है, धीरे धीरे अकाल पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्राकृतिक अकाल और ये मानव निर्मित अकाल। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और इसका पार्ट 3 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें तथा कमेंट्स के जरिए हमें यह जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा बच्चों हम और भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैंने 2011 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों हमारे चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।